हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली 3 क्लासेस में मैं आपको पूरा टॉपिक करा चुकी हूँ वो। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी 3-4 क्लासेस शायद क्वेश्चन आंसर की हो। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप लोग ढूंढते रहते हो हर जगह पे, है ना। तो मैं आपको ना वीडियो दूंगी, आपको इससे बाहर ना सोलर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिलीव मी, आप ना बस यकीन करके चलो, आपका ना वीडियो से ही काम कंप्लीट हो जाने वाला है। बस आपको ईयरफोन लगाने हैं और सुनने हैं। इतना अच्छा तो आपको कहीं भी नहीं प्रोवाइड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सूरज के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, ये देखो, फर्स्ट दिया हुआ है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। अच्छा, इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा सन है उसके जो सेंटर में, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर गैस और प्लाज्मा है। क्या है? एक तो गैसेस है, ठीक है, और क्या है? प्लाज्मा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने शायद आपको यूनिवर्स जब बना था तब मैंने आपको बताया होगा कि सबसे पहले जो सारी चीज़ें थी वो प्लाज्मा के फॉर्म में ही थी, ठीक है। उससे पहले ये कुछ भी मतलब पैदा नहीं हुआ था। सबसे पहले प्लाज्मा ही था, फिर बाद में हाइड्रोजन और हीलियम बनी, और फिर उसी से आगे जा करके ये सारी चीज़ें बनने लगी थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद करो, जब चार हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके हीलियम बनाते हैं और उससे फिर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। आप वीडियो में जाके देखना, आपको ना बिल्कुल मतलब ऐसे याद, जिन्होंने वीडियो सुनी है उनको तो बिल्कुल नया नहीं लगेगा। जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए बता दूं, आप वीडियो में जा करके देखिए, मैंने आपको बताया कैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके हीलियम बना देते हैं और उसी से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है और ऊर्जा बनती रहती है सूरज के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो आपको पता है हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इन सब के बारे में, इनकी ऊर्जा का स्रोत पता है क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हीरक वलय, डायमंड रिंग। अच्छा, ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है ना, तो एक ना किरीट दिखाई देता है हमें, एक रिंग दिखाई देती है। कभी कभी देखा हो आपने, जब सूरज ग्रहण होता है तो सिर्फ एक गोल आकृति दिखाई देती है, बिल्कुल पतली सी दिखाई देती है, तो उसी को हम डायमंड रिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर होता है, मतलब जो प्रकाश मंडल होता है ना सूरज का, प्रकाश एरिया हो वो दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, अब आता है सूर्य ग्रहण होता है। मैंने आपको बताया था केवल अमावस्या के दिन, यानी कि न्यू मून डे के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, पूर्णिमासी या अमावस्या, तो आप क्या बोलोगे? अमावस्या के दिन। या फिर आपसे पूछेगा न्यू मून डे, न्यू मून डे को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सूर्य ग्रहण होता है, कैसे होता है सूर्य ग्रहण? अच्छा, अब यहाँ देखो, जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा लिख के बताऊं क्या? आप यहाँ पे ध्यान दो, देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये चांद है और ये सूरज है, ठीक है। जब कभी भी ऐसी स्थिति हो ना कि ये तीनों घूमते घूमते इस पोजीशन में आ जाए कि जैसे पृथ्वी और सूरज आमने सामने हैं और इनके बीच में चांद आ जाए, ठीक है, होगा ना भाई, ऐसे घूमते घूमते कभी तो होता ही है। और जैसे कि बताया मैंने अभी, अमावस्या के दिन हो जाता है ऐसा। तो फिर क्या होगा? अब जब हम तो यहाँ है ना पृथ्वी पर, जब हम सूरज को देख रहे हैं, अगर ये चांद यहाँ ना होकर के यहाँ होता, इसको इमेजिन करो आप, ये चांद यहाँ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो आप, तो अब तो हमें सूरज पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चांद यहाँ पर आ गया, तो अब चांद क्या करेगा? कुछ सूरज के भाग को क्या करेगा? छिपा लेगा, ठीक है ना, इसकी परछाई में छिप जाएगा ना ये भाई। तो जैसे ही छिपता है तो एक एक पतली सी लाइन सी हमें दिखाई देती है। या फिर कई बार कैसे होता है कि चांद ऐसे धीरे धीरे बढ़ता 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 ऐसे जाता है ना, ऐसे खाता चला। सूर्य ग्रहण देखा ही होगा आपने, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च मार लो कैसे दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। तो जब ये ऐसे होता है ना, तो इसकी परछाई इसके सामने अट जाती है और इसीलिए हमें पूरा सूरज दिखाई नहीं देता। तो ये होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब भी सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है ना, तभी सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और कब होता है? अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगरास या अच्छा, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता
है। अभी मैंने बताया आपको, जैसे जहाँ पर इसकी छाया का आकार छोटा होगा, ऐसा तो नहीं ना कि जब सूरज ग्रहण हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में एक साथ दिखाई दे रहा है ना। देखो कभी कभी न्यूज़ आती है कि भाई आज सूर्य ग्रहण है, तो बोलेंगे कि अरे हमारे देश में नहीं है, फलाना देश में है, या फिर कभी बोलते हैं इंडिया में है और दूसरे देश में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये चंद्रमा की छाया की बात होती है। जिस देश में चंद्रमा की छाया पड़ रही है वहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जहाँ पर नहीं पड़ रही है वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अच्छा, सूर्य का प्रभामंडल यानी कि हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अच्छा, अब इसमें है पक्षाप मेघों के हिमस्फुटों में, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा मैं समझा देती हूँ। देखो जब कभी ऐसा हो ना कि सूरज और चंद्रमा ये 22 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के सामने आते हैं ना, जब कभी भी, कब 22 डिग्री के एंगल पे, तो जैसे ये सूरज है हमारा, तो इसके चारों तरफ ना ये एक रिंग सी दिखाई देने लगती है। इस तरीके से रिंग दिखेगी, ठीक है। जो ये रिंग दिखती है ना, जैसे ये हमारा सूरज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये रिंग दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं हम सन की हेलो, ठीक है। यानी कि इसका प्रभामंडल है ये। अच्छा, ये बना क्यों है, क्योंकि सूरज आ गया है, सूरज 22 डिग्री के एंगल पे है चांद से। अच्छा, बनता क्यों है ये, देखो ऐसे नहीं बनता। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो आइस है ना और जो लाइट है उनके रिफ्लेक्शन से बनता है ये, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आइस और लाइट के रिफ्लेक्शन से बनेगा, ठीक है। तो उसी से बनता है ये और चमकने लगता है, क्योंकि आइस के और जब आइस पे लाइट पड़ेगी तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी और फिर वो चमकदार बनेगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रभामंडल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी होती है। अच्छा, अच्छा ये क्या है, पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है ना उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब औसत दूरी है ये, ठीक है। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये 149.6 मिलियन किलोमीटर। याद रखने लेना, इसमें तो मैं अब क्या समझाऊं, याद रखने की बात है, ये तो रख लेना। देखो ये क्वेश्चन है, ये ऐसे ही इसमें ऐसे दिए हुए हैं क्योंकि ये घटना चक्कर है, लेकिन ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके आंसर ये आए हुए हैं और वो भी कई बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो याद कर लेना, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वो कौन सा दिन है जब हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है। देखो पृथ्वी घूमती है ना सूरज के चारों तरफ, मैंने मैप में बताया ना आपको, ये अपने ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रही है, सूरज के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। तो कभी ऐसा दिन भी आता होगा ना, देखो ऑर्बिट ऐसा तो है नहीं कि एकदम गोल है, एकदम समानांतर है, कहीं से थोड़ा पास होगा, कहीं से थोड़ा दूर होगा, इस तरीके से घूमता होगा ना ऑर्बिट भी, इसकी कक्षा भी। तो क्या है कि वो कौन सा दिन है कि जब पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक है। तो देखो ये वैसे अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबसे नज़दीक है तो उस दिन तो बहुत गर्म दिन होना चाहिए क्योंकि सूरज के हम बिल्कुल पास में हैं, बट उस टाइम हमारे यहाँ पर विंटर चल रही होती हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, देखो 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के सबसे निकट होती है, इसको याद रख लेना आप। देखो नए साल से याद रख लेना, 3 जनवरी को सूरज के सबसे निकट होते हैं हम, और इस घटना को क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उपसौर बोलते हैं। और जब सूरज से अधिकतम दूरी पर जब हम होते हैं उसको बोलते हैं अपसौर, ठीक है। जैसे ये तो उपसौर है, उसको बोलेंगे अपसौर, ठीक है। अच्छा, सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। अच्छा, पृथ्वी से कितना बड़ा है सूरज, तो मैंने बताया था एनसीईआरटी में 110 गुना लिखा हुआ है लगभग, तो यहाँ पर 109.2 गुना है, ठीक है। लगभग 110 गुना ही बड़ा है हमारे से, ये मान के चलो। ये तो है सूर्य से आए हुए संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रह से संबंधित देख लेते हैं, बुध ग्रह से संबंधित, ठीक है। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, बहुत बार बताया है मैंने समझाते टाइम, सबसे पास में है तो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा ना, क्योंकि इसका ऑर्बिट सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये कितने दिन में, वैसे तो एनसीईआरटी में 88 दिन लिखे हुए हैं पूरे, बट यहाँ पर है 87.96 दिन, यानी कि ये 87 दिन है और 96 घंटे हो गए, कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो 88 दिन भी लिख सकते हैं आप और 87.96 दिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, देखो बुध और शुक्र जो सूरज के सबसे नज़दीक थे, बताया था मैंने, उनके कोई उपग्रह नहीं है।
जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल जो थर्ड क्लास कराई है ना ज्योग्राफी की सोलर सिस्टम की, उसमें जाके देख लो, उसमें इन सारे क्वेश्चनों के आंसर है। ठीक है, तो और मैप में समझाया है मैंने, ऐसे नहीं। ठीक है, तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के उस सूरज के सबसे नजदीक है और उनके कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा, किसी भी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी ब्राइटनेस निर्धारित करता है। ओके, चलो ये यूपीएससी में आया क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़ दो, और जो यूपीएससी वाले हैं वो समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ठीक है, बुध के बाद आता है शुक्र और पृथ्वी से पहले आता है। अच्छा, इवनिंग स्टार, शुक्र को क्या बोलते हैं? हम बोला था ना, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है ना, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पृथ्वी और ये बिल्कुल सेम सेम दिखाई देते हैं दोनों। अच्छा देखो, ये नेक्स्ट ही पूछ रखा है कि वह ग्रह जिसको भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यंत असंभव है, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है शुक्र ग्रह के। इसका कारण क्या? ये तो है कथन, स्टेटमेंट। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या देता है? शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बिल्कुल सही बात है। देखो, इसके पास इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसकी वजह से क्या, देखो हमारे यहाँ पर भी अगर, अब हमारे यहाँ तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इसी वजह से यहाँ पर जो है पृथ्वी का जीवन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम लोग लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। खुद ही सोचो ना, दम नहीं घुट जाएगा क्या? मर नहीं जाएगा क्या प्राणी? ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़ा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, बताया मैंने। अच्छा, मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया। देखो, मंगलयान तो भेजा गया है मार्स ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए, और ये है मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, यह बात सबसे पहले किसने बोली थी? अच्छा, पृथ्वी गोल है, ये बात सबसे पहले किसने बोली थी? अरस्तु ने बोली थी। याद रखना, पृथ्वी गोल है, ये बात सबसे पहले बोली अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, मतलब जीवधारी का मतलब जो जीवन को धारण करता है, और इस वजह से इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। क्या है? ग्रीन प्लैनेट। अगर आपसे पूछे कि जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी का व्यास है, अच्छा देखो, मैंने बोला था इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के आसपास तो 12,756 किलोमीटर है, लेकिन जब हम ध्रुवों से नापेंगे तो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे पूछा है, अगर ये ना पूछे आपसे कि विषुवत रेखा पर बताओ या ध्रुव पर बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे? 12,756 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। ओके, इसके पीछे कारण दिया हुआ है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। देखो, ये मैं जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको ना तो अक्षांश पता है ना देशांतर पता है। सॉरी, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जो एक्सपर्ट है उनकी बात मैं नहीं कर रही, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं अब मान के चल रही हूँ कि मेरी वीडियो वो देख रहे हैं जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो कराऊंगी उसमें इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, अभी के लिए आप इसको इतना ही पढ़ लो, फिर मैं आपको बताऊंगी, आपको आंसर समझ आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउट कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर श्यान द्रव है। ओके, भूपरपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व। भूपरपट्टी, अब आपको कोई ये नहीं पता होगा भूपरपट्टी किसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी जब अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, भूपरपट्टी किसको बोलते हैं, क्या होती है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो भूपरपट्टी है पृथ्वी की, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, इतना याद कर लो अभी के लिए। ठीक है, समझाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 मिनट 19 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 19 सेकेंड। याद रखना, अगर कहीं पे 8 मिनट दिया हो खाली तो आप 8 मिनट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर सेकंड की भी बात हुई तो 8 मिनट 19 सेकेंड। याद रखना इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और वनडे एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्रुव तारा अल्फा सेंटारी सूर्य और लुब्धक में से वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। सबसे ज़्यादा समीप तो सूरज है ना भाई, हम उसी के तो सोलर सिस्टम में हैं, तो सबसे नज़दीक तारा सूरज एक तारा है, बताया ना मैंने फर्स्ट वीडियो में, जाके देखो, तो सूरज है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र ग्रह। अच्छा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, 365.25 दिन लगते हैं।
अपने परिपथ भाग में परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्यम आवेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। देखो जब ये परिक्रमा करती है ना सूरज की, तो ये कितनी स्पीड से चक्कर लगाती है ये पूछ रखा है यहाँ पर। तो इसकी स्पीड होती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज का चक्कर लगाती है। अब देखो इतनी रफ्तार से घूम रही है। अच्छा अब बात आती है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है 27.83 किलोमीटर की, ठीक है। अच्छा पृथ्वी की परिक्रमण दूरी ध्रुवीय पर सदा होती है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मेरी 3rd क्लास देखना ज्योग्राफी की, उसमें मैंने बताया है कि जो ये है हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकाव पर है, इसीलिए दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से थुम्बा, हाँ देखो जो हमारी पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है ना, मतलब जो मैग्नेटिक लाइन है ना, वो भारत के थुम्बा से गुजरती है, और थुम्बा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन तो भाई यूपीएससी में पूछे हुए हैं, एसएससी वालों अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना कि ऐसे घबरा मत जाना तुम लोग कितने टफ क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के हैं। तो जो यूपीएससी पीसीएस वाले हैं वो ध्यान दे लो, वही समझ सकते हैं इन क्वेश्चनों को। सारे क्वेश्चन नहीं, जो टफ लगे तुम्हें वो यूपीएससी का ही मिलेगा, ठीक है। अभी लूसेंट से कराऊंगी, आप लोगों के काम के उसमें आएंगे सारे। ये घटना चक्र है यूपीएससी पीसीएस वालों के लिए ज़्यादा मेन होती है, ठीक है। अच्छा बात है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के अक्ष की समांतरता, हाँ बिल्कुल सही है, ये मैंने बताया, अभी नेक्स्ट कराएंगे हम तब समझेंगे। दिन रात जिस कारण से होते हैं भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। देखो पृथ्वी अपने खुद के चारों तरफ घूम रही है, उसकी वजह से दिन रात होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं। एक बात याद रखना, जब भी सूरज की किरणें सीधी मतलब इक्वेटर पर गिरती है ना, विषुवत रेखा पर गिरती हैं, तो उस टाइम पे दिन और रात बराबर होते हैं। ये भी आपको ना पूरा टॉपिक है, ये ऐसे समझ आने वाला नहीं, ऐसे तो रट्टे की बात होगी। पूरा टॉपिक बताऊंगी कि कैसे सूरज दक्षिण की तरफ जाता है, कैसे फिर उत्तर की तरफ आता है, और कैसे फिर भूमध्य रेखा पर पड़ता है, फिर कैसे उससे सर्दी गर्मी बढ़ती है, और दिन और रात के जो घंटे होते हैं, जैसे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं रातें लंबी होती हैं, इन सब के पीछे ना कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज़ बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होती है, ठीक है। तो सबकी चीज़ समझाऊंगी मैं, टेंशन मत लेना। मौसम बदलने का कारण क्या है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। बिल्कुल देखो मौसम बदलने के 2 ही कारण है, एक तो पृथ्वी अब सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, और एक क्या है, वो खुद अपने अक्ष पर घूम रही है। यही कारण है मौसम बदलने का। क्या है, एक तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और एक अपने खुद की दूरी पर घूम रही है। अच्छा अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार किया जाए। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर ले लेते हैं। दिन में दोपहर 12 बजे का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। ये किरणें कैसे झुकी होती हैं और क्यों झुकी हुई होती हैं, इन सब के पीछे लॉजिक है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हम मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में के संबंधित जितने आए हुए क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और झुकाव के समतुल्य है। देखो जैसे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री पर, ये भी झुका हुआ है 23 डिग्री पर, ठीक है। तो ये बात किसके बारे में बोली गई, मंगल ग्रह के बारे में बोली गई है, ठीक है। अच्छा देखो मतलब ये बहुत सारी बातों में पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए तो बार बार क्यों इतने ज़्यादा रिसर्च जा रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब अभियान किए जा रहे हैं मंगल ग्रह के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है, साइंटिस्ट को लगता है, लोगों को तो क्या ही लगता है कि मंगल पर जीवन संभव है। तो क्यों लगता है भाई, कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना, कुछ तो समानताएं होंगी पृथ्वी और मंगल के बीच में, तभी तो उनको लगता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए दिया हुआ है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल के ग्रह के द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। ये कह रहा है कि जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, और जो मंगल चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी को कम टाइम लगता है, मतलब हाँ पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह के द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसकी तुलना में मंगल ग्रह जो चक्कर लगाता है उसको कम टाइम लगता है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। देखो ये बात तो सही है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि मंगल ग्रह पर भी जीवन हो सकता है और इसीलिए ये सब साइंटिस्ट हैं वहाँ पर इतने अभियान भेज रहे हैं। अभी इंडिया इसरो ने भी भेजा था मंगल अभियान, है ना, मंगल मिशन। तो वो इसीलिए भेजा था क्योंकि उनको लगता है कि मंगल पर जीवन पॉसिबल है। तो ये क्या है, बर्फ छत्रक, मतलब वहाँ पर बर्फ है और हिमशीतित जल है, मतलब जमा हुआ बिल्कुल ठंडा जल, पानी भी देखा गया है और बर्फ भी देखी गई है। और हमारे यहाँ पर जब जीवन संभव हुआ था, जब स्टार्टिंग हुई थी तो पानी से ही तो हुई थी, पानी से ही हुई थी, हाइड्रोजन हीलियम से मिल करके ही तो पानी बना था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के अलावा और कहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पर पर्यावरण भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बात बोल रहे हैं बृहस्पति ग्रह के भी बारे में बोल रहे हैं। इनका मानना है कि बृहस्पति ग्रह जो है, जुपिटर जो है, वहाँ पर भी मतलब अच्छा पर्यावरण है, अच्छा एनवायरमेंट है, जीवन पॉसिबल है। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। फिनिक्स एक मार्स लैंडर था, याद रखना, ये पूछ लेगा फिनिक्स कहाँ पर उतरा था, तो कहाँ पर उतरा था, मंगल ग्रह पर उतरा था। ये पूछ लेगा फिनिक्स था क्या, ये मार्स लैंडर था, मार्स मतलब मंगल ग्रह, ठीक है, लैंड किया गया था, 25 मई 2008 को उतरा था, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है सिर्फ पृथ्वी पे जीवन पॉसिबल है? अरे इतनी बड़ी, मतलब यूनिवर्स इतना बड़ा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत सारा जीवन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें नहीं पता ना। क्या पता वहाँ पर हमारे से कम विकसित सभ्यताएं होंगे, अभी हमारे से पीछे हों, ऐसा भी हो सकता है। ये एलियन ऐसे ही नहीं आए, एलियन का कॉन्सेप्ट ऐसे थोड़े आ गया। हो सकता है कि एलियन इन्हीं को तो बोलते हैं ना, कि जो हमारे पृथ्वी से बाहर अगर कहीं जीवन संभव है और वो जो जीव हैं उन्हीं को हम एलियन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे से ज़्यादा एडवांस भी हो सकते हैं और अभी हमारे से पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि मिले तो हैं नहीं अभी तक कोई एलियन से, ठीक है। तो इसीलिए हम खोज करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी। अच्छा, बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, ठीक है, गैलीलियो, ये खगोलविद थे, ठीक है। अच्छा, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति या फिर जुपिटर, बड़ा है तो भारी भी है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? वो है वरुण, क्योंकि ये सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है तो सबसे ज़्यादा समय भी लेगा ना, 287 साल लेता है ये। बृहस्पति का वलय है सिलिकेटों का बना हुआ। देखो एक छोटी सी तो रिंग ना, जैसे शनि के चारों तरफ तो है ही है रिंग, लेकिन एक छोटी सी रिंग ना बृहस्पति के चारों तरफ भी है, और वो किसकी बनी हुई है? सिलिकेट की बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेता है 29.5 साल लेता है, लगभग 30 साल ही हो गए ना भाई, लगभग 30 साल लेता है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि ग्रह, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कि किसके चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह बोलोगे आप, ठीक है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया। देखो आपसे ये पूछेगा कि कैसिनी अंतरिक्ष यान कहाँ भेजा गया था, तो आप आंसर क्या दोगे? शनि ग्रह पर भेजा गया था। कैसिनी, कैसिनी से याद रखो शनि, ठीक है। तो कैसिनी अंतरिक्ष यान कहाँ भेजा गया? शनि ग्रह पर। क्वेश्चन आपका यही बनेगा बस, कैसिनी और शनि। कई बार बोल देंगे सुमेलिखित कीजिए, तो कैसिनी और शनि, ठीक है। जिस अच्छा, फिर आता है शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है शनि, ओके। टाइटन का सबसे अच्छा, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। मैंने बताया था ना, शनि का एक चंद्रमा है जो कि सबसे है तो बहुत सारे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो है वो है टाइटन, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह इसके हैं 82। देखो बृहस्पति ग्रह जो जुपिटर था उसके थे 79 चांद, ठीक है। और शनि ग्रह के चांद कितने हैं? 82 हैं, 82। जैसे हमारा तो एक ही है ना चंद्रमा, एक ही चांद है। तो बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर के कितने हैं? 79, और शनि के सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कितने इसके? 82 हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं अरुण, वरुण और प्लूटो, इनको देख लेते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस जो ग्रह है ये 84 साल लेता है भाई। जिस ग्रह या बोना ग्रह का वर्ग देवतम होता है। देखो अब प्लूटो पहले तो प्लेनेट था, बट बताया मैंने आपको, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 2006 में प्राग में जो सम्मेलन हुआ उसको इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब इसको क्या बोला जाता है? बोना ग्रह बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो नहीं है अब, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है।
क्योंकि ये सबसे दूर है, सूरज से सबसे दूर है, तो ऑब्वियसली सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा, तो इसीलिए ठंडा ग्रह है। सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है वरुण, ठीक है, इसी को हिंदी में वरुण बोल देंगे। निक्सा व हाइड्रा चंद्रमा है, ये किसके थे? प्लूटो के थे, जो कि अब ग्रह नहीं है। तो प्लूटो के भी देखो चांद थे, निक्स और हाइड्रा, निक्स और हाइड्रा, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलिए बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।